मैं डॉक्टर के.एल. मीना, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय करौली। संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में आज हम पूर्व रूप संधि, पररूप संधि और प्रकृति भाव संधि के विषय में पढ़ेंगे। उक्त संधियों में से प्रथम संधि है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि का सूत्र है एंगः पदान्तादति। इसमें तीन पद हैं, एंग, पदान्तात और अति। पदांत एंग प्लस अति बराबर पूर्व रूप हो जाना, यानी पदांत एंग हो उसके बाद अत हो तो उसे पूर्व रूप संधि हो जाता है। अर्थात पदांत ए या ओ के बाद अ हो तो उसे पूर्व रूप अर्थात ए या ओ जैसा रूप हो जाता है और अ के लिए अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाता है। अर्थात यदि कोई पदांत हो, उस पदांत के बाद ए आया हो या पदांत के बाद ओ आया हो और इसके बाद द्वितीय पद में आ आया हो तो उसे पूर्व रूप हो जाता है और आ के लिए अवग्रह अर्थात एस का चिन्ह लगा दिया जाता है। इसके उदाहरण हैं हरे प्लस अब बराबर हरे अब। हरे का जो रा है उसमें ए है और हरी पदांत है। पदांत के बाद ए आया हुआ है तो बना है हरे और द्वितीय पद में अब का अ है अर्थात अ आया हुआ है तो इसे पूर्व रूप अर्थात ए या ओ जैसा रूप हो जाएगा अर्थात ए ही हो जाएगा तो हरे का हरे ही बनेगा और अब के स्थान पर यानी कि अ के स्थान पर अवग्रह चिन्ह लगा करके हरे अब रूप बनता है, हरे अब। द्वितीय उदाहरण है ओ का विष्णु अब। तो विष्णु का जो ओ है उसके बाद अब का अ आया हुआ है, विष्णु पद है तो पदांत के बाद पदांत ओ के बाद अब का आ आया हुआ है इसलिए विष्णु का विष्णु ही रह जाएगा, वैसा का वैसा ही रहेगा और अब के स्थान पर अब का जो अ है उसके स्थान पर अवग्रह एस का चिन्ह लगा करके विष्णु अब रूप बन जाएगा। अन्य उदाहरण है विद्यालये अस्मिन् बराबर विद्यालय अस्मिन्, लोके प्लस अस्मिन् बराबर लोके अस्मिन्। इसमें भी अ के स्थान पर अवग्रह चिन्ह लगाया हुआ है। अन्य उदाहरणों में सर्वे अपि, सर्वे प्लस अपि, को प्लस अपि कोपि, नमो प्लस अस्तु नमोस्तु, लोको प्लस अयम बराबर लोकोयम। ये पूर्व रूप संधि के उदाहरण हैं। अर्थात पदांत ए या ओ हो उसके बाद अ आया हो तो उसे पूर्व रूप संधि कहा जाता है और अ के लिए एस का चिन्ह अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाता है। ध्यान देने की बात यह है यहाँ पर कि यदि अयादि संधि में पद नहीं था, यहाँ पर अयादि संधि थी उसमें पद नहीं था और इस संधि में पदांत है। इस संधि में पद का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि पद नहीं होगा और उसके बाद ए या ओ हो तो वहाँ पर अयादि संधि मानी जाएगी, अयादि संधि हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर पद का होना अत्यंत आवश्यक है। पद के बाद ही ए या ओ हो और उसके बाद अ हो, वहीं पर ही पूर्व रूप संधि होगी। द्वितीय संधि है पररूप संधि। पररूप संधि का सूत्र है एंगी पररूपम। यहाँ पर एंग का मतलब होगा ए और ओ पररूप होने पर अर्थात अकारांत उपसर्ग के बाद धातु का ए या ओ हो तो दोनों के स्थान पर पररूप हो जाता है, ए या ओ जैसा रूप हो जाता है। कहने का भाव ये है कि अकारांत उपसर्ग हो
और इसके बाद धातु में ए या ओ हो तो उन दोनों के स्थान पर पररूप हो जाएगा, ए या ओ जैसा रूप हो जाएगा, वह पररूप संधि कहलाती है। इसके उदाहरण हैं प्रा प्लस एजते। तो यहाँ पर प्रा है वो उपसर्ग है, इसके बाद एजते में धातु ए है, एज धातु का ए है, तो ए होकर होने के साथ ए होने की वजह से यहाँ पर पररूप जैसा रूप हुआ, अर्थात ए जैसा रूप हो जाएगा, तो बनेगा प्रेजते। उप प्लस ओषति उपोषति। उप उपसर्ग है और धातु में ओ है, ओषति, ओ है यहाँ पर, धातु का ओ है, तो यहाँ पर पररूप संधि होगी और रूप बनेगा उपोषति। अन्य उदाहरण है प्रधन ओषति प्रोषति, उपधन ईजते उपेजते। यानी कि ये जो उदाहरण बताए इसमें अकारांत उपसर्ग है, सभी में प्र है और उप है, ये अकारांत उपसर्ग हैं। इस अकारांत उपसर्ग के बाद ए या ओ आया हुआ है, धातु का ए या ओ है, इसीलिए यहाँ पर पररूप संधि हुई है। पररूप संधि वृद्धि संधि का अपवाद है, क्योंकि वृद्धि संधि में अ या आ के बाद ए या ओ हो तो ए को आई हो जाएगा, ओ को औ हो जाता, ये वृद्धि संधि थी। परंतु यहाँ पर नियम ये है कि अकारांत उपसर्ग हो, उसके बाद धातु का ए या ओ हो, तो वहाँ पर वृद्धि संधि ना होकर के पररूप संधि होगी। द्वितीय प्रकार की जो संधि है वो है प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि का सूत्र है प्लुत प्रगृह्या अच नित्यम। इस सूत्र में प्लुत पद है, प्रगृह्या पद है, अचि पद है और नित्यम पद है। तो प्लुत का अर्थ होगा यदि प्लुत, इस सूत्र का अर्थ होगा यदि प्लुत या प्रगृह्य संज्ञक वर्ण के बाद कोई स्वर वर्ण आए तो संधि कार्य नहीं होगा। ये इस सूत्र का अर्थ होगा कि यदि प्लुत आए या प्रगृह्य संज्ञा आए, प्रगृह्य संज्ञक वर्ण आए और इसके बाद यदि कोई स्वर आता है, स्वर वर्ण आता है, तो वहाँ पर संधि कार्य नहीं होगा। अब है प्लुत का अर्थ क्या होगा। प्लुत कहा जाता है जैसे हरस्व अ, दीर्घ अ और प्लुत अ, उसी प्रकार हरस्व ई, दीर्घ ई, प्लुत ई। तो यहाँ प्लुत अ या ई, उ या री के बाद जो थ्री का सा निशान लगाया जाता है वो प्लुत कहलाएगा। जैसे इसके उदाहरण हैं प्लुत के, आगच्छ कृष्ण अत्र गोश्चरति। कृष्ण आओ, यहाँ गाय चर रही हैं। अर्थात कृष्ण में जो कृष्ण के बाद प्लुत का निशान है और उसके बाद अत्र का आया हुआ है, अर्थात प्लुत हो, उसके बाद कोई स्वर हो, अत्र स्वर है, अत्र का अस्वर है, तो उसमें संधि कार्य नहीं होगा और वैसा का वैसा ही रह जाएगा, क्योंकि कृष्ण के ण के बाद अकार प्लुत है और इसके बाद अत्र का अस्वर है, अतः प्लुत प्रगृह्या अच नित्यम सूत्र से यहाँ संधि कार्य नहीं होगा। तो ये प्लुत हो गया। अब आता है प्रगृह्य। प्रगृह्य क्या होता है, इसका सूत्र है ई दू दे द्विवचनम प्रगृह्यम। ईकारांत, उकारांत और एकारांत द्विवचन हो वह प्रगृह्य संज्ञक कहलाता है। अर्थात ईकारांत
द्विवचन एकारांत हो, द्विवचनांत उकारांत हो और द्विवचनांत एकारांत हो वह परग्रही संज्ञक कहलाएगा, अर्थात इसके साथ कोई संधि कार्य नहीं होगा। अब आता नित्यम का अर्थ क्या होगा। सूत्र में जो नित्यम शब्द का प्रयोग हुआ है वह नित्यम का अर्थ होता है जैसा है वैसा ही रहना, अर्थात कोई संधि कार्य नहीं होना, ये नित्यम का अर्थ हुआ। अब इसके उदाहरण होंगे प्रगृह्य संज्ञक के। हरि प्लस एतौ, हरि एतौ। यहाँ पर हरि शब्द है वह ईकारांत द्विवचनांत है और उसके बाद कोई स्वर आया हुआ, एतौ में ए स्वर है, तो यहाँ पर संधि कार्य ना होकर के हरि एतौ वैसा का वैसा ही रूप बन जाएगा। उकारांत के उदाहरण हैं द्विवचन उकारांत के विष्णु प्लस इमौ। तो विष्णु का जो विष्णु है वह उकारांत द्विवचनांत है, इसके बाद इमौ स्वर आया हुआ है, तो इसमें संधि कार्य नहीं होगा और रूप बनेगा विष्णु इमौ। ए का उदाहरण है गंगे अमु। गंगे में ए है, द्विवचनांत ए है, उसके बाद अमु का स्वर है, अतः यहाँ पर संधि कार्य न होकर के गंगू अमु, गंगे अमु ही रूप बनेगा। पचेते इमौ, पचेते इमौ ऐसा कैसे रूप बन जाएगा, पचेते प्लस इमौ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रगृह्य संज्ञक होता है ईकारांत उकारांत और एकारांत द्विवचन हो वहाँ प्रगृह्य संज्ञक होगा, उसके बाद कोई स्वर होना चाहिए, वह प्रगृह्य संज्ञक कहलाएगा, अर्थात वहाँ संधि कार्य नहीं होगा। नदी प्लस ऐशा, नद्येशा, ये रूप बनता है एक, इसमें प्रकृति भाव संधि नहीं होगी क्योंकि नदी शब्द द्विवचनांत नहीं है, नदी शब्द एक वचन है, अतः प्रकृति भाव संधि न होकर के यण संधि होगी। उक्त जो उदाहरण बताया नद्येशा, इसका संधि विच्छेद होता है नदी प्लस ऐशा। तो ऐशा का ए कोई स्वर है, परंतु इससे पूर्व नदी शब्द है वो ईकारांत द्विवचन शब्द नहीं है, इसीलिए यहाँ पर प्रकृति भाव संधि ना होकर के यण संधि हुई है, क्योंकि प्रकृति भाव संधि में नदी शब्द ईकारांत द्विवचन होता तो प्रकृति भाव संधि होती, परंतु नदी शब्द ईकारांत द्विवचन नहीं है, इसीलिए यहाँ पर यण संधि हुई है नदी प्लस ऐशा में। प्रकृति भाव संधि के लिए द्विवचनांत का होना अत्यंत आवश्यक है। प्रकृति भाव संधि है वो यण संधि का अपवाद है और यहाँ पर ई उ और ए द्विवचनांत होने चाहिए, उसके बाद कोई स्वर होना चाहिए, वहीं प्रकृति भाव संधि होगी। इस प्रकार पूर्वरूप संधि, पररूप संधि और प्रकृति भाव संधि को समझाया और यहाँ पर बताया। इससे स्पष्ट हो चुका होगा कि पूर्वरूप संधि क्या है, पररूप संधि कहाँ होती है और प्रकृति भाव संधि कहाँ होती है। धन्यवाद।